नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। 20 साल बाद भी इस दिन का असर आज के दिन तक आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखता है। आप यकीन नहीं करोगे कि किन मायनों में इस एक दिन ने आपकी जिंदगी पर इंपैक्ट डाला है। आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like moments ago. My God. 11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बॉस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। करीब 92 लोग इस हवाई जहाज में सवार हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअली में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, पैसेंजर्स को ओवरपावर करके जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अत्ता, जो ट्रेंड है एज अ पायलट। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की बड़ी ही मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग थी अमेरिका में, और एक समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगें हुआ करती थी। ये न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें ले जाके क्रैश कर दिया जाता है हाईजैकर्स के द्वारा। What is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 AM पर। उस वक्त के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो इस समय में एक फ्लोरिडा के स्कूल को घूमने जा रहे थे। रास्ते में थे वो, और उनके जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन तक जब खबर पहुंचती है इस क्रैश की, वो जॉर्ज बुश को बताते हैं और बुश को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है कि ऐसा कोई कर भी सकता है। वो कहते हैं श्योरली जो पायलट है उसे कोई हार्ट अटैक आया होगा तभी ये प्लेन इस बिल्डिंग में क्रैश कर गया, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट्स को ओवरपावर कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 17 मिनट बाद पहले क्रैश के ये हाईजैकर्स एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर इशारा करते हैं और साउथ टावर में प्लेन ले जाकर क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस समय तक यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं और एक क्लासरूम में मौजूद होते हैं सेकंड क्लास के बच्चों के साथ। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है द पेट गोट। इस समय उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं एंड्रयू कार्ड, वो क्लासरूम के अंदर बीच में घुसते हैं और धीरे से उनके कान में कहते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं और अगले 7 मिनट तक एक्सरसाइज चलती रहती है। बच्चों के साथ वो बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये 7 मिनट बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल चुकी है कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश को इस चीज को लेकर कि क्यों नहीं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, जब पता था कि 2 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं, अमेरिका पर हमला हो रहा है, क्रैशेस हो चुके हैं, फिर भी वो इतने मिनटों तक क्लासरूम में ही रहे, इस चीज को इग्नोर किया। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है दोस्तों कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, जो कि वॉशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करी थी। लॉस एंजलिस जा रही थी ये फ्लाइट, और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट। इसमें 4 हाईजैकर्स हैं अपेरेंटली।
ये दोनों फ्लाइट्स को टर्न कर दिया जाता है, रीरूट कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वॉशिंगटन डीसी दोस्तों कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी सी ही बाहर मौजूद है यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसे नाम दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है दोस्तों। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इसकी तरफ मोड़ देते हैं और फ्लाइट 77 को क्रैश कर देते हैं इस पेंटागन की बिल्डिंग में। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन किया जा चुका है। जितने भी हवाई जहाज हवा में मौजूद थे सबको ऑर्डर दे दिया जा चुका है कि वो लैंड कर दें अपने नियरेस्ट मौजूद एयरपोर्ट पर। 9:37 AM पर यह तीसरा क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग में, जिसकी वजह से पेंटागन बिल्डिंग का काफी हद तक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 9:59 AM साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसकी वजह से भयंकर आग लग गई थी पूरी बिल्डिंग में। आग की वजह से और क्रैश की वजह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया और इस समय में पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। साउथ टावर नीचे गिर गया। About 9:30 this morning, and this is the collapse. We're showing you this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इसी बीच चौथे हाईजैक्ट प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला, लोगों को डर लगने लगा कि कहां पर ये हाईजैकर्स इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। ये सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन क्रैश एक्चुअली में करवाया जाएगा व्हाइट हाउस में या फिर यूएस के कैपिटल में। अब व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि ये यूएस के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल बिल्डिंग भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। तो बेसिकली आप कैपिटल हिल को इंडियन पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हो, ये उसकी इक्विवेलेंट है। तो ये सस्पेक्ट किया गया था चौथे प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा या फिर ये कैपिटल हिल की बिल्डिंग होगी। दूसरी तरफ इस हवाई जहाज में जो लोग मौजूद थे, जब प्लेन हाईजैक हुआ तो इनमें से कुछ लोगों ने अपने फोन्स को टर्न ऑन कर दिया। इन्हें फोन कॉल्स आने लगी अपने फैमिली मेंबर्स की, जिन्होंने इन्हें बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है अमेरिका में। 3 प्लेन क्रैश किए जा चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो रखा है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स भी किया जा चुका है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने रियलाइज कर लिया कि यहां पर हो क्या रहा है। इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और बाकी हाईजैक्ड प्लेन्स को जैसे क्रैश करवाया गया है, इनका प्लेन भी जल्द ही क्रैश करवाया जा सकता है। इनके सामने ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, या तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि कैसे वो इस प्लेन को भी क्रैश करवा देंगे, या फिर ये हिम्मत उठाते उन हाईजैकर्स से लड़ने की। और इन लोगों ने दोस्तों हिम्मत दिखाई उन हाईजैकर्स से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 में बैठी आम जनता ने फाइट बैक करना शुरू किया हाईजैकर्स के अगेंस्ट। प्लेन में हल्ला मच गया। अब आगे की कहानी दोस्तों इतनी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली में हुआ क्या। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जरूर मौजूद हैं उस वक्त की प्लेन की, आज के दिन भी आप उन्हें सुन सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि जो पैसेंजर्स फाइट बैक कर रहे थे वो एक्चुअली में कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, वो हाईजैकर्स को ओवर पावर कर पाए या नहीं कर पाए, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि पैसेंजर्स ने लड़ने की कोशिश करी और ये प्लेन इवेंचुअली में क्रैश लैंड हो गया एक फील्ड पर, एक खाली खेत में। तो एक चीज तो पक्की है, पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जानें बची यहां पर। 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है अमेरिका के लिए, पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन अलग अलग इंसिडेंट्स में इन टोटल, और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। कई पेंटागन में मारे गए तो कई इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में, तो कई लोग जो भी प्लेन में मौजूद थे। यहां पर एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा हायरेक्ट के बारे में। हायरेक्ट इंडिया का पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप बड़े बड़े स्टार्टअप के फाउंडर्स और सीएक्सओस के साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। इस ऐप को 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स यूज करते हैं हायरिंग करने के लिए, और यूज करना काफी आसान है। बस आप ऐप को डाउनलोड करिए, कुछ क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है अपना प्रोफाइल बनाने के लिए, जिसके बाद ऐप का जो एल्गोरिथम है वो आपको अपने आप ही पोटेंशियल रिक्रूटर से मैच करवा देगा। और यहां पर इंटरव्यू को शेड्यूल करने में कुछ हफ्ते नहीं लगेंगे, बल्कि कुछ मिनटों का समय लगेगा। और सबसे अच्छी चीज है कि जो सारी जॉब पोस्टिंग्स करी गई है इस ऐप पर वो 100% वेरीफाइड है, तो कोई यहां पर स्कैम नहीं है, कोई स्पैम नहीं।
तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं दोस्तों, जरूर जाकर चेकआउट करिए इस ऐप को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री टू यूज है। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस 9/11 अटैक के कुछ ही दिनों बाद ओसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। वो डिनाई कर देता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 2004 में जब यूएस की इलेक्शंस होती हैं, इस इंसिडेंट से करीब 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जिसमें वो सारी एक्नॉलेजमेंट लेता है इस हमले की। ओसामा अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देता है कि इन हमलों को कराने के पीछे अलकायदा के कई मोटिवेशंस थे। यूएसए जो मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने लग रहा था, इजराइल को सपोर्ट करने लग रहा था, लेबनान में जो हो रहा था मुस्लिम्स के अगेंस्ट उसे सपोर्ट करने लग रहा था, चेचनिया में रशिया को सपोर्ट करने लग रहा था मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्राइम्स में, इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था यूएस, सऊदी अरेबिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था यूएस, अपने ट्रूप्स को भेज रहा था सऊदी अरेबिया में। ऐसे कई रीजंस ओसामा के द्वारा लिस्ट डाउन किए जाते हैं जो कहता है कि इसलिए हमने अमेरिका पर हमला किया, हम बेसिकली अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे इन चीजों की वजह से। उन सब रीजंस का बेसिकली मेन कंक्लूजन यही था कि कैसे मुस्लिमों पर अत्याचार होने लग रहा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है इस चीज को लेकर। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है इन हमलों का। यही इंसान इन्वॉल्व था 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बॉम्बिंग में भी। इसको और 4 और अक्यूज लोगों को ग्वांतनामो बे जेल में डाला जाता है, जहां पर ये आज के दिन तक है, ट्रायल अंडरगो कर रहा है। दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन को फाइनली मार दिया जाता है मई 2011 में। लेकिन शायद सबसे जरूरी यहां पर यह जानना है कि एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा इन हमलों का। और यहां पर मैं सिर्फ अमेरिकन आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं दुनिया भर के आम लोगों की बात करने लग रहा हूं। आप सोच नहीं सकते कि किस किस लेवल तक इंपैक्ट पड़ा है इन हमलों का। इस 9/11 के अटैक के सिर्फ 6 हफ्तों बाद एक पेट्रियट एक्ट पास किया गया जल्दी जल्दी में यूएस कांग्रेस में। कई पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट में मौजूद थे यूएसए के, उन्होंने इस बिल को पढ़ा तक नहीं था, ना कोई डिस्कशन हुई ढंग से, ना कोई अमेंडमेंट्स हुई, बस इस पेट्रियट एक्ट को पास कर दिया गया। इस एक्ट में क्या खास बात थी? यह एक्ट यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था, अथॉरिटी देता था यूएस की सरकार को कि वो अपने ही नागरिकों पर स्पाई कर सके, वो सीक्रेटली एक्सेस कर सके किन्हीं भी किताबों को, रिकॉर्ड्स को, पेपर्स को और डॉक्यूमेंट्स को। साथ साथ जुडिशरी की पावर इन्होंने कम कर दी और ये एक्ट हर किसी को कवर करता था। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे सरकार ने बेसिकली पेट्रियट एक्ट का इस्तेमाल किया, टेररिज्म थ्रेट को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया अपने डिसेंटर्स को साइलेंस करने के लिए। मतलब जो लोग सरकार के ऑपोजिशन में बोल रहे थे उनकी आवाज बंद कराने के लिए। 9/11 के करीब 12 साल बाद विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन एक भयंकर एक्सपोजे करते हैं इस चीज को लेकर। दुनिया भर में खबर फैलती है कि किस तरह से यूएस गवर्नमेंट सर्वेलेंस करने लग रही है, स्पाई करने लग रही है, एनएसए फोन रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने लग रही है डेली कस्टमर्स के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी एविडेंस के, लोगों को बिना बताए किसी पर भी स्पाई कर सकती थी सरकार और करती थी। 9/11 के बाद दोस्तों एक और चौंका देने वाला बदलाव आया एयरपोर्ट सिक्योरिटी नॉर्म्स में। आप हैरान हो जाओगे जानकर, 2001 से पहले दुनिया के जो ज्यादातर एयरपोर्ट्स होते थे उन पर ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं की जाती थी, बस आईडी कई बार चेक करते थे और जैसा मेटल डिटेक्टर आप शॉपिंग मॉल्स में घुसते हुए देखते हो उसी तरीके का सिक्योरिटी चेक हुआ करता था एरोप्लेन में बोर्ड करने से पहले। ज्यादा टाइम पहले आना भी नहीं पड़ता था आपको फ्लाइट्स बोर्ड करने के लिए, 15 मिनट आधे घंटे पहले आ गए काफी होता था। लेकिन 9/11 के बाद से ये सब कुछ बदल गया। आज के दिन फुल बॉडी स्कैन्स, मैंडेटरी पर्सनल आईडी चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है, बोर्डिंग पास दिया जाता है आपको, आपके पॉकेट्स खाली करने को कहा जाता है, बैग्स भी जब चेक किए जाते हैं तो आपको लैपटॉप्स और बाकी डिवाइसेस को बाहर निकाल के रखना पड़ता है, लिक्विड्स कितने कैरी कर सकते हो आप एयरक्राफ्ट में ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, और इतनी सारी अलग अलग छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। दिसंबर 2002 के बाद से एक्सप्लोजिव डिटेक्शन सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए थे नेशन वाइड और बाद में बाकी दुनिया में भी ये किया गया था। अर्ली 2003 में पहली बार पायलट्स को हथियार दिए गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कॉकपिट डोर्स को रीइंफोर्स किया गया ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके इंट्रूजन से।
और छोटे छोटे फायर आर्म्स और ग्रेनेड से भी। ओसामा ने हमला करने के पीछे एक्सक्यूज यूज किया था कि यूएस से बहुत इंटरफेयर करता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन 9/11 के बाद यह चीज और भी ज्यादा देखने को मिलती है। 9/11 के बाद यूएस से अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स को सीक आउट करने के लिए, जिसकी कहानी आज तक हम होते हुए देख रहे हैं। 20 साल तक यूएस से अफगानिस्तान में रहता है। हालांकि ओसामा बिन लादेन को जरूर मार दिया जाता है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट होते हैं यूएस टैक्स पेयर के। बहुत से यूएस सोल्जर्स की जानें जाती हैं, बहुत से सिविलियंस मारे जाते हैं इन लड़ाइयों में। इसके अलावा यूएस इराक में भी इन्वेड करता है। और याद है कैसे ओसामा ने कहा था कि मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैं ये रिवेंज ले रहा हूं। 9/11 के बाद से मुस्लिम्स पर अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक नई लहर देखने को मिलती है जीनोफोबिया की मुस्लिम्स और साउथ एशियंस के अगेंस्ट। 2001 में ही 481 हेट क्राइम इंसिडेंट्स होते हैं मुस्लिम्स के खिलाफ। इतना ही नहीं, सिखों के खिलाफ भी हेट क्राइम्स होते हैं, क्योंकि बहुत से नेशनलिस्ट लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते सिखों की दाढ़ियों में और टर्बन्स में और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी और टर्बन्स में। ऐसे ही हेट वायलेंस के शायद सबसे पहले विक्टिम थे बलबीर सिंह सोढ़ी। 15 सितंबर को उन्होंने पैसे डोनेट किए थे 9/11 विक्टिम्स के लिए। वो अपने गैस स्टेशन के बाहर एरिजोना में कुछ फ्लावर्स प्लांट कर रहे थे जब उनको मार दिया गया। उनका किलर फ्रैंक रॉक अरेस्ट हो गया और आज के दिन लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है। इसके बाद कुछ सिख लोगों ने अपनी दाढ़ियां भी शेव कर दी और टर्बन्स पहनने बंद कर दिए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। लेकिन ये मुस्लिम्स और सिख्स के अगेंस्ट और इनफैक्ट साउथ एशियंस के अगेंस्ट इन जनरल जो भी हेट क्राइम्स थे और अब्यूजेस थे वो बढ़ते ही चले गए। अमेरिकन्स के अंदर जो डर की भावना बढ़ी इन हमलों के बाद, बहुत से लोगों को बिना एविडेंस के उठाकर जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया, एक बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस देखने को मिले। और जो जनता थी अमेरिका की वो इसके काफी फेवर में थी, सपोर्ट में थी। उन्हें लगता था कि ये जो भी सर्वेलेंस हो रही है हमारे ऊपर, ये जो भी टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, बेगुनाह लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब जस्टिफाइड है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। कई क्रिटिक्स कहते हैं कि अमेरिका की जो वॉर ऑन टेरर थी वो काफी सिनोनिमस बन गई टॉर्चर से। इसकी वजह से बेसिकली हुआ क्या कि और भी ज्यादा लोग टेररिज्म का रास्ता अपनाने लगे, गुस्से में या रिवेंज के फॉर्म में। वैसे इस चीज को एक बॉलीवुड फिल्म आई थी काफी पहले, न्यूयॉर्क, जिसमें जॉन अब्राहम और कटरीना कैफ भी थी। तो इस मूवी ने काफी इसी सिनेरियो को डिपिक्ट किया है काफी अच्छे से, मैं कहूंगा। तो इस पूरी कहानी में दोस्तों मुझे एक बड़ा सिंपल सा लेसन दिखता है। एक्सट्रीमिज्म ब्रीड्स एक्सट्रीमिज्म, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ओसामा ने कहा था मैं रिवेंज ले रहा हूं जो यूएसए ने किया उसकी, वहां पर कुछ बेगुनाह लोगों को मारकर। अब जब ओसामा ने यह कर दिया तो यूएसए अब कहता है मैं रिवेंज ले रहा हूं जो ओसामा ने किया था उसके बदले, वहां अफगानिस्तान में इन्वेड करके या इराक में इन्वेड करके। वहां पर कुछ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और जो लोग मारे जाते हैं उनकी फैमिलीज को लगता है कि यूएसए ने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम रिवेंज लेंगे कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करके। तो ये जो कहानी है एक के बदले एक, ये कहानी हमेशा कंटिन्यू रहती है। एंडलेस डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसका कोई एंड नहीं है। एक टेररिस्ट मारा जाता है, वहां पर एक दूसरा पैदा किया जाता है। और आज के दिन आप देख सकते हो ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन आईसिस नई उभर कर आ गई है एक ऑर्गेनाइजेशन। हम सबके लिए एक दूसरा लेसन भी है कि कभी भी सरकार को कोई टेररिज्म एक्ट को एज एन एक्सक्यूज मत इस्तेमाल करने दो हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए। यूएस गवर्नमेंट ने यूएस सिटीजन्स को काफी एक्सप्लॉइट किया 9/11 के बाद, ये सर्वेलेंस से और ये अपने पेट्रियट एक्ट से। कभी भी अपने डर में आकर इतने अंधे मत हो जाओ कि रियलिटी ही दिखनी बंद हो जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हायरेक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।